हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर आर के खत्री और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बिना किसी देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री की हिस्ट्री और उसके बाद देखेंगे मैटर्स एंड इट्स फिजिकल स्टेट्स। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस की और उसके बाद प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के बारे में जानेंगे ये क्या होते हैं। उसके बाद हम लेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। और उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उसके बाद हम जानेंगे डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। इसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में और जानेंगे परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, स्टोकियोमेट्री और उसकी कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशंस में रिएक्शंस कैसे होती है, मास परसेंट मोल फ्रैक्शन क्या होता है और सबसे लास्ट में मोलरिटी और मोलरिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। केमिस्ट्री का नाम अल्केमी से आया था। केमिस्ट्री को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले एंशियंट केमिस्ट्री इंडिया में लोक कर्म शास्त्र के नाम से जानी जाती थी। मेटलर्जी की नॉलेज थी इसमें। और उसके बाद एंशियंट मेडिसिन के बारे में चरक संहिता में लिखा गया था। और उसके बाद अथर्ववेद में डाइस की नॉलेज के बारे में लिखा गया था। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रह्मवेद की बृहद संहिता के बारे में लिखा गया था। तो ये सारी केमिस्ट्री हमारे वेद पुराणों में पहले लिखी जा चुकी थी, जिनको अंग्रेजों ने संस्कृत से ट्रांसलेट करके अपना बना लिया और पेटेंट करा लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने में केमिस्ट्री का रोल है और फर्टिलाइजर्स बनाने में एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा रोल है। A matter is defined as anything that has mass and occupies space। यानी हर चीज जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर बोल सकते हैं। मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम और शेप दोनों होते हैं। लिक्विड में सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती। और गैस में ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का डेफिनेट होता है, गैस का इनडेफिनेट होता है। शेप सॉलिड की तो डेफिनेट होती है, लिक्विड और गैस की इनडेफिनेट होती है। इस तरीके से और भी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। चलिए जानते हैं प्योर सब्सटेंस। ये सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है, यानी कि एक ही टाइप के एटम्स इसमें होते हैं। पहले टाइप का प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट्स। इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि एटम्स में होते हैं के का एटम, एफ का एटम, एन आई का एटम या फिर सी का एटम। इनके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एलिमेंट्स के, लेकिन उनमें सेम टाइप के एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि एच के दो एटम्स मिलकर के H2 का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, O के दो एटम मिलकर के O2 का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह कंपाउंड्स में दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट रेशियो में एटम्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। और यहाँ पर इनको केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। चलिए कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स देखते हैं। H2O, इसमें दो H हैं और एक O है। CO2, इसमें एक C है और दो O2 है। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, NH4Cl भी इसका एग्जाम्पल है। चलिए मिक्सचर के बारे में जानते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं किसी भी रेशियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो अलग अलग है, कंपोजिशन वेरिएबल है। और जो प्योर सब्सटेंस जिनसे मिलकर के मिक्सचर बनता है उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। इनको हम फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और एपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं शुगर वाटर का मिक्सचर, मिल्क, घी, हनी, एयर, टी और दाल। अब जानते हैं मिक्सचर के दो टाइप, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। होमोजीनियस में कंपोनेंट जो होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इसमें जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लेमनेड, वाटर, शुगर मिक्सचर, एयर।
हेट्रोजीनियस जो होते हैं वो के कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल हैं दाल। चलिए प्रॉपर्टीज जानते हैं मैटर की। दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं बिना उसके कंपोजिशन को चेंज किए हुए, जैसे कि कलर हो गया और इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसमें किसी भी केमिकल चेंज की जरूरत नहीं होती है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको मेजर करते समय इनके कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, एसिड बेस नेचर इनका केमिकल प्रॉपर्टी है, और केमिकल रिएक्टिविटी, ये जो रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, वो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इनको मेजर करते समय केमिकल चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, जिसको हम फिजिक्स के चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं। यानी किसी का वेट 75 kg है तो 75 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg यहाँ पर यूनिट है। यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है जो कि वाइडली यूज होता है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। फंडामेंटल यूनिट्स 7 होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होती है, और डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारी हो सकती है जो कि फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव होती है। इसी तरह हम देख सकते हैं यूनिट्स के 3 सिस्टम चलते हैं। एक होता है एफपीएस जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड। दूसरा है सीजीएस जो कि जर्मन सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और तीसरा है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। और चौथा होता है एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। ये अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए ये एसआई सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसमें 7 बेसिक यूनिट होती है। लेंथ के लिए मीटर होती है, मास के लिए किलोग्राम होती है, टाइम के लिए सेकंड होती है, करंट के लिए एम्पियर होती है, टेम्परेचर के लिए केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होती है जो कि यहाँ केमिस्ट्री में वाइडली यूज होगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला होती है, सीडी रेयरली यूज होगी। और जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो है फ्रिक्वेंसी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स होती है और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह कुछ 10 की पावर वाले प्रीफिक्स होते हैं जिनको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ नाम दिया हुआ है। 10 की पावर 12 को हम टेरा बोलते हैं, 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं। इसी तरीके से 10 की पावर -3 को मिली और 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं। चलिए जानते हैं मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस को हम मास बोलते हैं, इसको हम केजी में मेजर करते हैं। फेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस को हम वॉल्यूम बोलते हैं, इसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, केजी पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। टेम्परेचर के लिए यहाँ पर 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला फॉर्मूला है जो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने का है, दूसरा है केल्विन और सेंटीग्रेड को आपस में चेंज करने का। टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी अगर n इंटू 10 की पावर n में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो यहाँ पर n जो होगा वो 1.00 से 9.999 के बीच में होना चाहिए, और एक्सपोनेंट 10 की पावर n यहाँ पर n 1 2 3 4 प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 232.508 को हम लिख सकते हैं 2.32508 इंटू 10 की पावर 2, और 0.00016 को हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -4। अनसर्टेनिटी क्या होता है? हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके रिजल्ट में कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होती है, यानी कुछ प्लस माइनस जरूर होता है। अनसर्टेनिटी को एक्सपोनेंट वैल्यू को हम सिग्निफिकेंट नंबर से इंडिकेट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट्स। ये जो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं डेसिमल्स में, इसी को हम सिग्निफिकेंट नंबर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया है 11.2 मिलीलीटर, तो यहाँ जो 11 है वो सर्टेन है, 0.2 जो है वो अनसर्टेन है। सिग्निफिकेंट नंबर्स को जानने के कुछ रूल्स होते हैं। जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। जैसे कि 285 में तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है। और दूसरा, अगर वैल्यू 1 से कम हो तो लीडिंग जीरो जितने भी होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसा कि यहाँ पर 0.0052 में पहले 3 जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट यहाँ पर 52 यानी कि 2 ही है।
और दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आते हैं उन सबको सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2.005 है, यहाँ बीच के दोनों जीरो को भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इस तरीके से इसमें चार सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं, जो बिना डेसिमल के नंबर में होते हैं, और नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 200 दिया हुआ है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो ट्रेलिंग जितने भी दोनों जीरो हैं उनको नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इस तरीके से इसमें एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल्स के साथ आ रहे हों तो उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे कि यहाँ 2.000 है, इसमें डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद के भी तीनों जीरो को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इस तरीके से इसमें चार सिग्निफिकेंट नंबर हैं। एग्जैक्ट नंबर जो भी होते हैं उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि 2 वॉल्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.00002 टू इन्फिनिटी, यानी कि इसमें इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। चलिए अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट नंबर्स राउंडेड ऑफ अप टू थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स 0.0052007। इसको थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ जो राउंड ऑफ नंबर है वो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 to 0 तीनों सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, इनको ही हम आंसर में लेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट नंबर है उसको राउंड ऑफ जरूर करेंगे। जैसे कि 7 है, 7 5 से बड़ा होता है, इसलिए ये जीरो को +1 दे देगा। तो इस तरीके से नंबर हो जाएगा 0.00521। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में 543.456 है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट नंबर 543 है। अब नेक्स्ट जो नंबर है उसको राउंड ऑफ में हम देखेंगे। 4 है, 5 से छोटा होता है, इसलिए पूरे 456 को इग्नोर कर देंगे। आंसर हो जाएगा 543। नेक्स्ट है 1.9999। अब इसमें देख सकते हैं कि तीन सिग्निफिकेंट नंबर 1.99 ही है। नेक्स्ट नंबर को हम राउंड ऑफ के लिए देखेंगे, जो कि 9 है, 5 से बड़ा होता है, इसलिए 1.99 के लास्ट वाले 9 को ये 1 दे देगा। और इस तरीके से वो जीरो हो जाएगा, तो उससे पीछे वाले 9 को 1 दे देगा। वो भी जीरो हो जाएगा, तो उससे पीछे वाले 1 को 1 दे देगा। तो लास्ट में वैल्यू जो आएगी वो होगी 2.00, जिसमें तीन सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। लास्ट एग्जाम्पल है 5.085। इसमें हम देख सकते हैं कि तीन सिग्निफिकेंट नंबर्स 5.08 ही है, लेकिन 5 को हम राउंड ऑफ के लिए देखेंगे। अब यहाँ पर 5 है, तो इससे पहले अगर इवन नंबर होगा तो 5 को इग्नोर कर देते हैं हम। ऑड नंबर होता है तो +1 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 एक इवन नंबर है, इसलिए इस 5 को हम इग्नोर कर देंगे और आंसर होगा 5.08। चलिए कुछ ऑपरेशन देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स पर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय जो भी हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में उतने ही डेसिमल नंबर होंगे जितने कि सबसे छोटे वाले सिग्निफिकेंट नंबर में होंगे, और उसको भी राउंड अप किया जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दिया हुआ 1.235 और इसमें ऐड करना है 1.4, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही डेसिमल्स होंगे जितने 1.4 में है। तो हम देख सकते हैं कि 2.6 हमारा आंसर होगा, लेकिन उसका नेक्स्ट नंबर 3 है। 3 5 से छोटा होता है, इसलिए 3 5 को हम इग्नोर कर देंगे। आंसर 2.6 रह जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं 4.585 में से 3.2 को माइनस करना है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो 3.2 के अकॉर्डिंग ही होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 1.3 को हम ले रहे हैं, उसकी नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 5 से बड़ा होता है, इसलिए 3 में +1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर होगा 1.4। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम देखेंगे कि रिजल्ट जो भी होगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होंगे जितने कि सबसे छोटे वाले सिग्निफिकेंट नंबर में है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर 3.3 को मल्टीप्लाई करना है 1.45 से, तो 3.3 एक लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, तो रिजल्ट में भी इतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए। अब मान लीजिए इसका रिजल्ट आ रहा है 4.785, तो 4.7 को हम कंसीडर करेंगे रिजल्ट में, और उसका नेक्स्ट नंबर राउंड ऑफ के लिए यूज़ करेंगे। 8 क्योंकि 5 से बड़ा होता है, इसलिए 7 में +1 दे देगा और 8 5 हट जाएगा। इस तरीके से आंसर आएगा 4.8। इसी तरह हम देख सकते हैं 3.3 को 1.45 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट में भी 3.3 के जितने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए, यानी कि 2.2 ही नंबर होंगे। नेक्स्ट 7 नंबर 5 से बड़ा होता है, इसलिए 0.2 लास्ट वाले 0.2 में +1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर 2.3 आ जाएगा। चलिए अब जानते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। प्रिसीजन की डेफिनेशन होती है क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स।
मान लीजिए हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं जिसकी एक्चुअल रिजल्ट आना है 2 और हमारी आती है 1.91, 1.92, 1.93। तो हमारे आए रिजल्ट तीनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं लेकिन एक्चुअल से दूर है, तो इसको हम प्रिसाइज बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। एक्यूरेसी होता है क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट्स। मान लीजिए कि एक्चुअल रिजल्ट 2 है और हमारे रिजल्ट आते हैं 1.99, 2.01, 2.02। इसको हम एक्यूरेसी बोलेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई टारगेट है, हम एरो से हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारे निशाने दूर दूर लग रहे हैं। इसका मतलब है कि ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। टारगेट पे कोई नहीं लग रहा है और एक दूसरे के पास भी नहीं है। अब मान लीजिए हमने चारों निशाने एक दूसरे के पास तो लगाए लेकिन टारगेट पर नहीं लगाए हैं, तो ये रिजल्ट प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह मान लो अगर हमने चारों निशाने टारगेट पर लगाए तो वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। चलिए अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये जो इनका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ लॉज पर बेस्ड होता है। जानते हैं कौन कौन से वो लॉज होते हैं। वो 5 लॉज होते हैं। पहला वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, चौथा है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स और पांचवा है अवोगाद्रोज लॉ। तो सबसे पहले लेते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। तो ये लॉ कहता है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी कि मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, जो कि मिलकर के सी और डी बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो ए और बी का जो टोटल मास होगा वो सी और डी के टोटल मास के बराबर होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, सी प्लस ओ टू मिलकर के सी ओ टू बना रहे हैं। तो सी का मास यहाँ पर 12 है, ओ टू का मास 32 है। इस तरीके से रिएक्टेंट्स का टोटल मास 44 ग्राम है। और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर सी ओ टू, इसका भी मास 44 ग्राम ही है। यानी कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस देखते हैं। ये कहता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसको जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है H2O। अब H2O को हम कलेक्ट करते हैं, एक तो पॉन्ड से, दूसरा सी से, तीसरा गटर से, चौथा टैप से या फिर रेन से, कहीं से भी हम उसको कलेक्ट करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। इसमें जो H और O का रेशियो होगा H2O के अंदर वो 2:1 ही होगा सब केसेस में, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट लो लेते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, masses of one element that combine with fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। इसको डाल्टन ने दिया था। चलिए देखते हैं ये रूल क्या कहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर H और O मिलकर के एक तरफ तो H2O बना रहे हैं और दूसरी तरफ H2O2 बना रहे हैं। दोनों में हाइड्रोजन का एक फिक्स अमाउंट है 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का अलग अलग है। H2O के केस में 16 ग्राम है, H2O2 के केस में 32 ग्राम है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 है, यानी कि रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स है। बस यही रूल ये कहता है। चलिए अब देखते हैं गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के जैसा ही है, बस यहाँ पर मास की जगह वॉल्यूम्स लिया जाएगा और गैसेस के बारे में ही बात की जाएगी। तो ये लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि दो गैसेस है H2 और O2, ये दोनों कंबाइन होकर के H2O बना रहे हैं। H2 को यहाँ पर जो वॉल्यूम लिया गया है वो है 100 ml और O2 का वॉल्यूम है 50 ml। ये मिलकर के 100 ml H2O बना रहे हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो H2 और O2 का रेशियो है वॉल्यूम्स का वो है 2:1। बस यही सब ये लॉ कहता है। चलिए देखते हैं अवोगाद्रोस लॉ।
ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर वॉल्यूम सेम हो तो कोई सी भी गैस हो, हैवी हो या लाइट हो, उनके मॉलिक्यूल्स के नंबर सेम होंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि दो कंटेनर हैं, दोनों का वॉल्यूम वी ही है। एक में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में नाइट्रोजन गैस है। तो दोनों के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर दोनों में सेम ही होंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। या हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, इरेस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अवोगाद्रो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि सेम एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि H2 के मॉलिक्यूल्स और O2 के मॉलिक्यूल्स। दूसरे साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते थे। अवोगाद्रो ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि 2H2 को अगर हम O2 के साथ मिक्स करेंगे तो 2H2O बनता है। यानी कि हाइड्रोजन के अगर दो वॉल्यूम हम लेंगे और ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम अगर हम लेंगे तो उससे दो वॉल्यूम H2O के बनते हैं, और उनमें नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होते हैं। चलिए अब देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन ने जो भी एटॉमिक थ्योरी दी थी वो उस समय तो सही थी, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुई। चलिए जानते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। पहला पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। यानी कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम को माना गया और इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट था कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। यानी कि एक एलिमेंट अगर दिया हो और उसके चार एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हो रिएक्शन में, तो उन चारों का मास सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। तीसरा पॉइंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। इसका मतलब ये है कि डाल्टन मानते थे कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स ही कंपाउंड बनाते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, जो कि गलत था। चौथा पॉइंट था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये था कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स का सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इधर से एटम चिपक के उधर चला जाता है, वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है। चलिए अब जानते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। ये बिल्कुल एकदम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के विपरीत है। पहला पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स। यानी एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सेकंड पॉइंट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग डिफरेंट मास। यानी एक ही एलिमेंट के अगर तीन चार एटम्स हों तो वो भी उनके भी डिफरेंट मास हो सकते हैं, जैसा कि आइसोटॉप के केस में होता है। कार्बन के सेम एलिमेंट के तीन डिफरेंट मास यहाँ पर C12, C13, C14 में होते हैं। थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग सेम मास। यानी अगर दो डिफरेंट एलिमेंट भी हों तो उनके भी सेम मास हो सकते हैं, जैसे कि C14 आइसोटॉप होता है और N14 एलिमेंट होता है। इन दोनों का मास सेम होता है, जबकि ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। इनको हम आइसोबार्स के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। यानी डाल्टन के सेम मॉडर्न थ्योरी भी मानती है कि एटम ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। फिफ्थ पॉइंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन इन नॉट सिंपल रेशियो ऑलवेज। यानी एलिमेंट्स के कंबाइन होने से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिंपल रेशियो में ही हो। सिक्स पॉइंट है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उसमें एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम में भी चेंज किए जा सकते हैं। और सेवन्थ पॉइंट है मास ऑफ एटम्स कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। डाल्टन मानता था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जबकि असली बात यह है कि मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था E=mc², जो एनर्जी मास कन्वर्जन का फॉर्मूला है। इससे हम देख सकते हैं कि मास को एनर्जी में भी चेंज किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी थी वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को तो एक्सप्लेन करती थी,
लेकिन लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई और जो एटम्स कंबाइन होते हैं उसका रीजन भी नहीं दे पाई। चलिए जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटम के मास को ही हम एटॉमिक मास बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं एटॉमिक मास को कैसे डिटरमाइन करते हैं। पहले का जो सिस्टम था एटॉमिक मासेस का, वो हाइड्रोजन पर बेस्ड था। यानी हाइड्रोजन को वन एटॉमिक मास दे करके बाकी सब एलिमेंट्स का मास निकाला जाता था। लेकिन आजकल का जो सिस्टम है वो कार्बन 12 पर आधारित है। यानी कार्बन 12 के मास को हम बेस मानते हैं और उसके रिलेटिव बाकी सब एलिमेंट्स का मास निकालते हैं। कार्बन 12 में आप जानते हैं कि 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफ़ी कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान करके इग्नोर कर दिया जाता है। और असली मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो एक न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है, जो कि होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को हम 1 AMU बोलते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कार्बन 12 एटम का मास 12 प्रोटॉन के इक्वल होगा। यानी कि 12 को अगर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो 12 AMU आएगा। इस तरीके से हम 1 AMU की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं एटॉमिक मास पर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो एमयू में चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 AMU हो जाएगा। तो इस ग्राम को हम ऊपर वैल्यू में रख देंगे। तो इस तरीके से हमें AMU में वैल्यू आ जाएगी 1.008 AMU। अब जानते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। नेचर में जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो कुछ कम या कुछ ज़्यादा होता है, यानी आइसोटॉप के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए किसी एलिमेंट के दो आइसोटॉप हैं ए और बी। अब इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो सेम है एक्स, लेकिन इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है वाई और जेड है। तो हम ए का एटॉमिक मास निकाल लेंगे जो कि होगा परसेंटेज एबेंडेंस ऑफ ए डिवाइड बाय 100 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए। और इसी तरह बी का भी निकाल देंगे जो बी का परसेंटेज में अवेलेबिलिटी है डिवाइड बाय 100 इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो इनका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। चलिए एवरेज एटॉमिक मास पर एक क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यूजिंग टेबल गिवन बिलो। कार्बन के 3 आइसोटॉप दिए हुए हैं, इनकी अलग अलग परसेंटेज बता रखी है कि नेचर में ये कितने परसेंट में अवेलेबल है, 98, 1, 2, 21। और इनके एटॉमिक मास भी दिए हुए हैं अलग अलग 12, 13, 14। अब इनका एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना हो तो इनकी परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे और इनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग, और तीनों को सम कर देंगे तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास है 12.001। चलिए जानते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, उसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं, तो उनके एटॉमिक मास को हम सम कर देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ मीथेन दिया हुआ है, मीथेन CH4 फॉर्मूला होता है। सी का एटॉमिक मास प्लस एच के 4 एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा CH4 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब दूसरा ले रहे हैं H2O का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो H के 2 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 1 एटॉमिक मास हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। C6H12O6 यानी ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर C इसमें 6 है, H12 है और O6 है। तो C के मास को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, H के मास को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और O के मास को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों को हम सम कर लेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा जो कि होता है 180.162 U। चलिए जानते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ आयंस। कई जो कंपाउंड होते हैं उसमें आयंस ही होते हैं, एटम्स नहीं होते हैं। तो अगर उनके आयंस के भी एटॉमिक मास को हम ऐड कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाता है। Na के एटॉमिक मास और Cl के एटॉमिक मास को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें NaCl का एटॉमिक मास आ रहा है।
चलिए अब जानते हैं मोल्स कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि मोल क्या होता है। ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। 12 ग्राम कार्बन 12 में नंबर ऑफ एटम्स को ही हम वन मोल कहते हैं। चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं वन कार्बन एटम का मास कितना होता है। जैसा कि हम जानते हैं वन कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसलिए मास ऑफ 12 प्रोटॉन हम निकालेंगे। वन प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻23। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यानी कि यहाँ पर 1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम में 1/1.992648 इंटू 10⁻⁻23 कार्बन एटम्स होंगे। इसी तरह 12 ग्राम में निकाल लेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके, जो आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। इसी को ही हम अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको Na से डिनोट करते हैं, और यही वन मोल के इक्वल होता है। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, वन मोल इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द C12 आइसोटॉप्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। चलिए एंटिटीज मोल में हम अलग अलग कौन कौन सी हो सकती है देखते हैं। N2 का एक मॉलिक्यूल है, C का एक एटम है और NH3 का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो 1 मोल ऑफ N2 जो होगा 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 के बराबर होगा। इसको ग्राम में भी हम बता सकते हैं 28 ग्राम, क्योंकि N इक्वल टू 14 होता है, तो N2 28 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ कार्बन जो होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के बराबर होगा, इक्वल टू 12 ग्राम के बराबर। और इसी तरह NH3 में 1 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के बराबर होगा, जो कि 17 ग्राम के इक्वल है। इस तरह हम देख सकते हैं 1 मोल ऑफ NH3 में 1 मोल ऑफ N एटम्स है और 3 मोल्स ऑफ H एटम्स है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग: नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो यहाँ पर दो में तो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स निकालने हैं, तीसरे में मॉलिक्यूल पता करना है। चलिए देखते हैं उसको हम कैसे करते हैं। 1 मोल ऑफ इथेन में 2 मोल कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए 3 मोल एथन में हम 2 इंटू 3 6 मोल्स ऑफ C एटम्स होंगे। इसी तरह दिया हुआ है 1 मोल ऑफ एथन में 6 मोल्स H एटम्स हैं। C2H6 से हम पता कर सकते हैं कि इसमें 6 मोल्स हैं, तो 3 मोल्स में होंगे 6 इंटू 3 18 मोल्स ऑफ H एटम। थर्ड के लिए 1 मोल ऑफ एथेन में हम देख सकते हैं कि 6 इंटू 0.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 है। यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो 3 मोल्स में कितने होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। चलिए मोलर मास के बारे में जानते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल इज कॉल्ड मोलर मास। यानी कि एक मोल का कितना मास होता है किसी सब्सटेंस का, उसी को हम मोलर मास बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर H2O का हम देख सकते हैं, H2 है और O एक है, तो 16 + 2 इसमें 18 ग्राम पर मोल मोलर मास होगा। और इसी तरह हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl का मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल होगा। चलिए अब मोलर मास निकालते हैं H2O, CO2 और CH4 का। H2O का हम देखते हैं कि H 1 ग्राम पर मोल होता है, C का 12 ग्राम पर मोल होता है, O का 16 ग्राम पर मोल होता है। तो H2O यानी कि H के 2 हो जाएंगे और O का 1 होगा, यानी कि 2 इंटू 1 + 1 इंटू 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल H2O का मोलर मास निकल जाएगा। और CO2 को मोलर मास 1 इंटू 12 C का हो जाएगा और 2 इंटू 16 ऑक्सीजन का हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करने पर 44 ग्राम पर मोल CO2 का भी मोलर मास आ जाएगा। CH4 का मोलर मास के लिए 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C का आ जाएगा और
एच को यानी कि 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 12 प्लस 4 16 ग्राम पर मोल CH4 का मोलर मास होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पर एक फॉर्मूला काम में लेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो होंगे वो गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2 के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर गिवन है 4.4 ग्राम ऑफ CO2, इसको डिवाइड कर देंगे CO2 के मोलर मास से जो कि होता है 44 ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा 0.1 मोल। अब 1 मोल CO2 में हम देख सकते हैं कि 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, यहाँ O एटम है, यानी कि 2 इंटू 6.02 2 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे इसमें, इसलिए 0.1 मोल CO2 में 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमें 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएंगे। चलिए अब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए 5 फॉर्मूले होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के ग्राम्स दिए हुए हों तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर किसी एटम के ग्राम्स दिए हुए हों तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अगर किसी के वॉल्यूम्स दे रखे हों लीटर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। अगर किसी के एटम्स दे रखे हों तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर किसी के मॉलिक्यूल्स दे रखे हों तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इन पांचों फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स के कितने होते हैं। चलिए जानते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर N2 गैस में अगर हमें पूछे हों मोल्स बताने को, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 11.2 को हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.5 मोल्स। अगर 16 ग्राम मीथेन गैस में हमें मोल्स पूछे हों तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हम 16 को इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 मोल। अगर 12 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स दे रखे हों ऑक्सीजन के तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। इसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा 20 मोल्स। अगर 196 ग्राम ऑफ H2SO4 दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा और 196 को हम इसके मोलर मास 98 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 मोल्स। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। हमने पहले से ही फॉर्मूले लिख दिए हैं जो इसमें यूज़ होंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है वी हैव 12 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ O2, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो फॉर्मूले में हम गिवन मॉलिक्यूल्स को रख देंगे 12 इंटू 10⁻24 और इसको डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो इस तरीके से 20 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और मास के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को और इस तरीके से आंसर आ जाएगा 640 ग्राम्स। वॉल्यूम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और 22.4 को हम मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 448 लीटर्स। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसके एलिमेंट का हमें मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट होगा एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मोलर मास इनटू 100%। मान लीजिए हमें कंपाउंड दिया हुआ है CuSO4 5H2O। तो सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालने के लिए हमें मासेस अलग अलग एलिमेंट्स के पता होने चाहिए। Cu का होता है 63.5, H का होता है 32, O का होता है 16 और H का होता है 1। तो इस तरीके से मोलर मास हमें इस कंपाउंड का मिल जाएगा जो कि है 249.5। अब हमें इसमें से Cu का अगर मास परसेंट निकालना हो तो ऊपर दिए हुए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका जो एलिमेंट का मास है वो ऊपर रख देंगे, डिवाइड कर देंगे कंपाउंड के मोलर मास से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25.45%। इसी तरह हम सल्फ़र का भी निकाल सकते हैं जो आएगा 12.82%। और इसी तरह हम ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 9 एटम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग 57.72% आएगा। और H यहाँ पर 10 एटम्स है, इसलिए इसका 04.01% आएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अमोनिया।
अमोनिया का फॉर्मूला हमें पता है NH3 होता है, N का मास 14 ग्राम और H का 1 होता है, 3 एलिमेंट है यहाँ पर तो 3 इंटू 1, तो टोटल आ जाएगा 17 ग्राम। अब अगर हमें मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन का निकालना हो तो नाइट्रोजन का एलिमेंट का हम मास रख देंगे 14 और नीचे NH3 का मोलर मास रख देंगे 17 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमें आ जाएगा 82.35%। और इसी तरह हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे, 3/17 इंटू 100% इक्वल टू 17.65%। जैसा कि हम परसेंटेज कंपोजिशन पाई चार्ट में भी देख सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उसका क्या रेशियो है होल नंबर में, उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मान लीजिए एक कंपाउंड हो तो उसके अंदर कितने भी एटम्स हैं उसके एग्जैक्ट नंबर्स ये हमें शो करता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला के इक्वल होता है। यहाँ पर n जो है वो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन दिया हुआ है 4.07%, कार्बन दिया हुआ है 24%, क्लोरीन दी हुई है 71% और कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है 98.96%। हमें निकालना है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए इसको कैसे निकालते हैं, इसको 4 स्टेप्स में निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जितना भी मास परसेंट दिया हुआ है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H का ग्राम हमने लिख लिया है, C का ग्राम लिख लिया है और Cl का ग्राम लिख लिया है। अब स्टेप 2 है इन ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम्स में हम डिवाइड करेंगे इनके मोलर मास से। तो जैसे कि अब हाइड्रोजन का हम देख सकते हैं 4.07 ग्राम आया था हमारा, उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं इसका मोलर मास 1.008 से, तो आ रहा है 4.04 मोल्स। इस तरीके से हमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों के मोल्स प्राप्त हो जाएंगे। अब थर्ड स्टेप है इनके सिंपल रेशियो जो है मोलर रेशियो उनको हमें चेक करना है सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करके। तो हम देख सकते हैं सबसे छोटी वाली वैल्यू जो है वो 2.021 है, जो सी की भी है Cl की भी है। इसको डिवाइड करेंगे सारी वैल्यू से, तो इस तरह हमारा सिंपल मोलर रेशियो आ जाएगा 1:2:1। इस तरीके से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C1H2Cl1 यानी CH2Cl। ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसलिए ये ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकता। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना होगा, तो उसके लिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास निकालेंगे जो कि C का 12 होता है, H 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.008 को, और Cl का 35.45 होता है। इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा 49.48 ग्राम। अब मोलर मास हमें दिया हुआ है, इस तरीके से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास दिया हुआ है 98.96, उसको डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास जो हमारा अभी आया है 49.48 से, तो आ जाएगा 2। यानी कि जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है CH2Cl, इसको अभी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और उससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 2 को CH2Cl से मल्टीप्लाई करने पर C2H4Cl2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूले को हम टेबुलर मेथड से भी निकाल सकते हैं। पहले वाले कॉलम में हम एलिमेंट्स रखेंगे H, C और Cl है। दूसरे वाले कॉलम में परसेंटेज कंपोजिशन रखेंगे जो दी हुई है 4.07, 24.27 और 71.67। और तीसरे वाले में हम मोलर मास को रख देंगे ग्राम में। हाइड्रोजन का होता है 1.08, कार्बन का होता है 12.01 और Cl का होता है 35.453। अब फोर्थ वाले कॉलम में परसेंटेज कंपोजिशन को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो इस तरीके से हमारे मोल्स आ जाएंगे 4.04, 2.021 और 2.021। फिफ्थ वाले कॉलम में हम मोलर रेशियो निकाल लेंगे। फोर्थ वाले कॉलम में हम देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उसको हम फिफ्थ वाले कॉलम में डिवाइड करने के काम में लेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं मोलर रेशियो निकाला जा रहा है फिफ्थ वाले में, तो 4.04 हो या 2.021 को, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2.021 से ही,
तो इस तरीके से सिक्स वाले कॉलम में हमें सिंपल होल नंबर रेशो मिल जा रहा है। एच का 2 है, सी का 1 है, सी एल का 1 है। तो इस तरीके से हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला प्राप्त होगा वो होगा CH2Cl। चलिए अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। A balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on both sides of the equation। यानी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अब जानते हैं व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी, की जरूरत क्यों होती है। द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस सो दैट इट फॉलोज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करने के लिए एक इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। चलिए जानते हैं आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इसका बेस्ट तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है C2H6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसको हमें बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर देना है बैलेंसिंग करना। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में C2H6 में 2 कार्बन है और राइट साइड में CO2 में एक ही कार्बन है। तो इसको हम राइट साइड वाले कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट साइड में भी 2 कार्बन हो जाएंगे। इस तरीके से कार्बन बैलेंस हो जाएगा। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि हम अब दूसरे किसी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि पहले जो बैलेंस किया हुआ एलिमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट्स हैं, राइट साइड में 2 ही हैं। तो हम H2O के राइट साइड वाले मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से H भी बैलेंस हो जाएगा। अब हम स्टेप 3 देखते हैं कि स्टेप 2 में जो हमने मेथड फॉलो किया है किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए दूसरे एलिमेंट को, तो वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं, राइट साइड में ऑक्सीजन के 7 एलिमेंट्स हैं। तो क्लियरली लेफ्ट साइड में जो हम ऑक्सीजन है उसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा लास्ट वाला एलिमेंट। स्टोकियोमेट्री क्या होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं। जब हम बैलेंस करते हैं तो उसके कोएफिशिएंट से हम एडजस्ट करते हैं, पूरी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ मीथेन। मान लीजिए मीथेन दी हुई है, अगर इसमें 2 ऑक्सीजन के गैस से रिएक्ट कराएं तो CO2 और H2O में मिलते हैं। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ स्टोकियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस हमें प्राप्त होते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि CH4 का 1 ही मोल यहाँ पर है और O2 के 2 मोल हैं। बैलेंस होने के बाद CO2 का 1 मोल बन रहा है और H2O के 2 मोल बन रहे हैं। एक मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से और बना रहे हैं 1 मॉलिक्यूल CO2 का और 2 मॉलिक्यूल्स H2O के। मोलर मास हम उनके लिख सकते हैं 16 ग्राम CH4 है, C का 12 और H का 4, टोटल 16 ग्राम। और ऑक्सीजन O2 यानी कि 32 इंटू 2 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 64 ग्राम ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद CO2 44 ग्राम बन रही है, यानी C के 12 और O2 के 32 मिलकर के 44 ग्राम बना रहे हैं। और 2H2O यानी कि 18 इंटू 2 36 ग्राम पानी भी बन रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 48 ग्राम ऑफ मीथेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीथेन का कंबशन O2 से कराएंगे। ऑक्सीजन में कंबशन होता है तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे जो कि होगी CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो इस तरीके से हम बैलेंस कर चुके हैं। यहाँ पर हम CH4 जो है उसका मोलर मास लिख लेंगे 16 ग्राम और H2O का लिख लेंगे यहाँ पर 32 ग्राम है, क्योंकि हमें यहाँ पर मीथेन के कंबेशन से कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ है वही पता करना है। तो इन्हीं दो के मोलर मासेस को हम लिखेंगे।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 16 ग्राम CH4 से 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि 48 ग्राम मीथेन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। 36/16 इंटू 48 यानी कि 108 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब यहाँ पर देखना है हमें कि सी कार्बन के साथ O2 का कंबशन हो रहा है और CO2 बन रही है, यानी कि 1 मोल कार्बन से 1 मोल ही CO2 बन रही है। CO2 का हम मोलिकुलर मास भी लिख लेंगे 44 ग्राम, क्योंकि हमें ग्राम में ही आंसर निकालना है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन से 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मोल कार्बन से कितनी प्रोड्यूस होगी। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44 को, तो यहाँ पर 88 ग्राम CO2 आंसर आ जाएगा। चलिए अब जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोई रिएक्टेंट पहले ही ख़त्म हो जाता है, जिससे क्या होता है रिएक्शन वहीं पर बंद हो जाती है और प्रोडक्ट्स बनना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट्स को पता करना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करने का मेथड होता है। स्टेप 1 में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। स्टेप 2 में हमें मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं कंपाउंड के। स्टेप 3 में हमें रेशियो निकालना होता है, यानी कि कंपाउंड जो मिनिमम रेशियो वाला होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। स्टेप 4 में हमें लिमिटिंग रिएजेंट की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सारी कैलकुलेशन करनी होती है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर। 50 ग्राम ऑफ N2, 10 ग्राम ऑफ H2 are mixed to produce NH3 gas. Calculate the amount of NH3 formed. Identify the limiting reagent. यानी कि 50 किलो नाइट्रोजन को 10 किलो हाइड्रोजन के साथ मिक्स करने पर NH3 गैस यानी अमोनिया बनाई जा रही है। तो हमें बताना है कि कितनी अमोनिया बनी है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो इसका सोल्यूशन स्टेप 1 में हम रिएक्शन लिख देंगे N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें मिल जाएगा N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। स्टेप 2 में हम इसके नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स N2 के होंगे 50 ग्राम जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास N2 का जो होता है 28। ये हमें आ जाएगा वैल्यू 1.786 इंटू 10⁻³ मोल। इसी तरह H2 के भी मोल्स पता कर लेंगे। गिवन मास हमें H2 का है 10 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 2.016 ग्राम इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4.96 इंटू 10⁻³ मोल। स्टेप 3 में हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स को कोएफिशिएंट से मैच कराना। N2 के मोल्स को हमने 1 से डिवाइड किया है और H2 के मोल्स को 3 से, क्योंकि जब हमने इक्वेशन को बैलेंस किया तो N2 प्लस 3H2 आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर 3 से डिवाइड करने 1.653 इंटू 10⁻³ आ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे कम मोल्स जो हैं वो H2 के हैं, यानी कि H2 ही लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें कैलकुलेशंस करनी होगी। स्टेप 4 में हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। हमने वापस इक्वेशन लिख दी, बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं 3 मोल्स H2 से 2 मोल NH3 प्रोड्यूस होती है, इसलिए 4.96 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2 से जो NH3 प्रोड्यूस होगी वो होगी 2/3 इंटू 4.96 इंटू 10⁻³ NH3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ NH3। अब जो 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स जो हमारा आंसर आए हैं मोल्स में, उसको हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी कि 56.1 kg। चलिए जानते हैं अब सॉल्यूशंस के बारे में। अ सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। यानी कि सॉल्यूशन जो होता है वो सल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। जैसे कि साल्ट में अगर वाटर को मिला दें तो साल्टी वाटर बन जाता है। यहाँ पर सॉल्यूट जो होता है वो कोई ना कोई केमिकल होता है या सॉलिड होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो अक्सर ज़्यादा होता है सॉल्यूट से, और नॉर्मली इसको वाटर को ही हम सॉल्वेंट के तौर पे लेते हैं और इस तरीके से सॉल्यूशन बनता है।
सल्यूट की डेफिनेशन है सब्सटेंस टू बी डिजोल्व, जिसको हम डिजोल्व करते हैं, ये कम क्वांटिटी में होता है और ये कोई ना कोई कंपाउंड या केमिकल होता है। सॉल्वेंट सब्सटेंस विच डिजोल्व अदर सब्सटेंस, यानी जो दूसरों को डिजोल्व करता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और नॉर्मली ये वाटर होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन वाले पार्ट में चार फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज होंगे। पहला फॉर्मूला है सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दूसरा है मास ऑफ सोल्यूशन, जो हम निकालेंगे वो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। और तीसरा है मास ऑफ सोल्यूट, जो हम निकालेंगे वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से निकालेंगे, मोल्स इनटू मोलर मास से। और फोर्थ जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हम निकालेंगे वो मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट को माइनस करके निकालेंगे। इन चार फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इन चारों फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितनी क्वांटिटी में मौजूद है उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन को हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि पहला है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोललिटी। इसके अलावा वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, पीपीएम और पीपीबी, यानी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में भी इसको मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। और कंसंट्रेशन जो वी बाई वी परसेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। अब यहाँ इनके एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट 5% दी हुई है, इसका मतलब होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम सल्यूट मौजूद है। वी बाई वी अगर 5% दी हुई है तो इसका मतलब है 100 ml सोल्यूशन में 5 ml सॉल्यूट मौजूद है। और डब्ल्यू बाई वी यानी कि अगर 5% दे रखा हो तो इसका मतलब है 100 ml सोल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। और वी बाई डब्ल्यू अगर 5% दे रखा हो तो इसका मतलब है 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। पीपीएम परसेंट अगर मान लीजिए 5 पीपीएम दे रखा है तो इसका मतलब है 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। और पीपीवी परसेंटेज अगर 5 पीपीवी दे रखा है तो इसका मतलब है 10 की पावर 9 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द W बाई डब्ल्यू कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ द सल्यूट। यहाँ हम देख सकते हैं कि NaCl जो सल्यूट है उसके 10 ग्राम 100 ml सोल्यूशन में है, यानी कि ये W बाई वी हमें दे रखा है और पूछा गया है W बाई डब्ल्यू में। चलिए देखते हैं। मास ऑफ सल्यूट NaCl का 10 ग्राम है, तो मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी 1.2 इंटू 100 इक्वल टू 120 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से हम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालेंगे। अब मास ऑफ सल्यूट जो कि 10 ग्राम है उसको मास ऑफ सोल्यूशन 120 ग्राम से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8.33% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ सुगर सोल्यूशन इज 10% W by W. Density of solution is 1.2 gram per ml. Calculate the W by V concentration percentage of the solute. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि W by W में हमें सल्यूट दे रखा है और W by V में पूछा गया है। देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। मास ऑफ सल्यूट शुगर 10 ग्राम दिया हुआ है, W by W है यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन है और 10 ग्राम सल्यूट है। इस तरह से मास ऑफ सोल्यूशन होगा 100 ग्राम। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं सोल्यूशन का, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी यानी 100 डिवाइडेड बाय 1.2 ml। इस तरीके से अगर हमें कंसंट्रेशन W बाई वी में निकालना है तो उसका फॉर्मूला मास ऑफ सल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 ग्राम को 100 अपॉन 1.2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा W बाई वी में कंसंट्रेशन आ जाएगी 12%। देखते हैं मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%।
तो यहाँ हम देख सकते हैं सल्यूट को अगर सोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा मास परसेंट आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सल्यूट। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 ग्राम मास है ए का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ वाटर होगा। मास ऑफ वाटर में पता है 18 ग्राम होता है, मास ऑफ ए 2 ग्राम दिया हुआ है। इस तरीके से मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम हो जाएगा। और मास परसेंट ए का निकालने के लिए हमें मास ऑफ ए को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, यानी 2 ग्राम को 20 ग्राम से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10% मास परसेंट आ जाएगा। चलिए अब जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द कंपाउंड और सोल्यूशन। यानी कि किसी भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके मोल्स को हम सोल्यूशन के मोल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको हम एक्स या जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एक्स इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मान लीजिए कोई इक्वेशन है सल्यूट ए प्लस सॉल्वेंट बी इक्वल टू सोल्यूशन ए प्लस बी। तो हमें ए या बी दोनों में से किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ए के मोल्स को अगर हम ए प्लस बी के मोल से डिवाइड कर देंगे या बी के मोल्स को हम ए प्लस बी के मोल से डिवाइड कर देंगे तो उनका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जीटा है यहाँ पर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी है। एन ए यहाँ पर ए के मोल्स हैं, एन बी यहाँ बी के मोल्स हैं, तो दोनों के टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी हैं। इसी तरह जीटा बी भी आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम दोनों मोल फ्रैक्शंस को अगर ऐड करेंगे तो दोनों का सम 1 ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4 moles of alcohol and 6 moles of water are mixed, then calculate mole fraction of each component। यहाँ हम देख सकते हैं कि मोल्स ऑफ एल्कोहल जो हैं वो 4 हैं, मोल्स ऑफ वाटर 6 हैं। यानी कि अगर हमें एक्स से निकालना है जो कि मोल्स ऑफ एल्कोहल का रेशो है वो होगा 4/4 + 6, यानी कि 0.4 आएगा। इसी तरह एक्स भी 6/4 + 6 यानी 0.6 आएगा। चलिए अब जानते हैं मोलरिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम मोलरिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हम यूनिट्स देख सकते हैं, इसकी मोल पर लीटर होगी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 3m सल्यूट का मतलब होता है 1 लीटर सोल्यूशन में 3 मोल सल्यूट के अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मोलरिटी के जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 फॉर्मूले बेसिकली यूज होंगे। पहला होगा मोलरिटी एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। दूसरा होगा मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने के लिए हमें मास ऑफ सल्यूट को मोलर मास से डिवाइड करना होगा, और मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें मास ऑफ सल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से ऐड करना होगा, और वॉल्यूम हम मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करने पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले मोलरिटी के हर क्वेश्चन में यूज होंगे, इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पानी मिलाने से चेंज हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। इसमें अगर हम वाटर ऐड कर देंगे इसकी मोलरिटी चेंज होकर के M2 हो जाएगी, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, चेंज होकर के V2 हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन से भी देख सकते हैं। अगर M1 V1 वाले सल्यूट में हम वाटर मिलाते हैं तो सोल्यूशन M2 V2 वाला हो जाएगा, और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब मान लीजिए दो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मोलरिटी अलग अलग है। सल्यूट की मोलरिटी है M1, सॉल्वेंट की मोलरिटी है M2। सल्यूट का वॉल्यूम है V1, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है V2। तो इस तरीके से जो फाइनली हमें सोल्यूशन मिलेगा उसकी मोलरिटी M होगी और उसका वॉल्यूम V+V2 हो जाएगा, और जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा वो ये होगा M1V1 + M2V2 इक्वल टू MV1 + V2। कैपिटल M को निकाल सकते हैं जो कि सोल्यूशन की मोलरिटी होगी।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एक्वस NaOH सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसोल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। NaOH यहाँ पर सल्यूट है, इसमें वाटर को मिलाया जा रहा है और सोल्यूशन बन रहा है। NaOH 4 ग्राम दिया हुआ है और जो सोल्यूशन बन रहा है वो 250 ml है। अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे मोलरिटी का। मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ सल्यूट निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम्स निकालेंगे। तो देखते हैं मोल्स ऑफ NaH कैसे निकालते हैं। तो गिवन मास ऑफ NaH यहाँ 4g दिया हुआ है और मोलर मास इसका 40 ग्राम पर मोल होता है। तो 4 को 40 से डिवाइड करने पर 0.1 मोल्स आ जाएंगे। अब हम वॉल्यूम्स निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर 250 ml है, यानी कि इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। तो आंसर आ जाएगा 0.25 लीटर। अब हमारे पास मोल्स भी आ चुके हैं और वॉल्यूम भी आ चुका है। तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मोलरिटी आ जाएगी, यानी कि 0.1 डिवाइड बाय 0.25 इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर। चलिए जानते हैं मोलरिटी क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के केजी में सल्यूट के कितने मोल्स मौजूद हैं उसको हम मोलरिटी बोलते हैं। जबकि मोलरिटी के केस में हम सॉल्यूशन के देखते थे लीटर्स, यहाँ पर हम सॉल्वेंट के केजी देख रहे हैं, मास देख रहे हैं। तो इट इज़ नोटेड बाय स्मॉल m और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, जबकि मोलरिटी की यूनिट होती थी मोल पर लीटर। यहाँ पर हो जाएगी मोल पर केजी। तो इसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पर केजी में है। यानी यहाँ पहली बात तो ये है कि वॉल्यूम की जगह मास लिया जा रहा है, सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिया जा रहा है और लीटर की जगह केजी लिया जा रहा है। ये तीनों अंतर होते हैं मोलरिटी और मोलरिटी में। तो मोलरिटी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें 4 फॉर्मूले यूज़ होंगे। चारों कौन से हैं? पहला ये है मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दूसरा वही है मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने के लिए हमें मास ऑफ सल्यूट को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तीसरा फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लेंगे। और चौथा हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा उसको सॉल्यूशन के मास में से सल्यूट के मास को माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं मोलरिटी पर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि यहाँ पर जो सल्यूट है वो एथेनोइक एसिड है और यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो बेंजीन है। मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का जो कि है 60 ग्राम पर मोल। हमें निकालनी है मोलरिटी। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। CH3COOH जो कि सल्यूट है प्लस बेंजीन सॉल्वेंट है, इससे हमारा सोल्यूशन बन रहा है। सल्यूट हमें 2.5 ग्राम दिया हुआ है, बेंजीन सॉल्वेंट हमें 50 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मोलरिटी का वो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता है, उसको निकालेंगे, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होंगे। यानी कि गिवन मास जो है 2.5 ग्राम है और मोलर मास सॉल्यूट का होता है 60 ग्राम, वो भी दिया हुआ है। 2.5 को 60 डिवाइड करने पर 0.0417 मोल्स आ जाएंगे सल्यूट के। और मास ऑफ जो सॉल्वेंट है हमें दूसरा पार्ट वो निकालना नहीं है क्योंकि वो दिया हुआ है 50 ग्राम है। यानी कि इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 0.05 केजी आ जाएगा। इस तरीके से मोल्स को केजी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.0417 को हम 0.05 केजी से डिवाइड कर देंगे तो मोलरिटी आ जाएगी 0.834 मोल पर केजी। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मोलरिटी और मोलरिटी दोनों दिए हुए हैं, यानी कि मोलरिटी निकालनी है और मोलरिटी दी हुई है। द डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ दिया हुआ है NaCl सल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है और सोल्यूशन बन रहा है। NaCl के 3 मोल्स दिए हुए हैं, 3m का मतलब होता है 3 मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम देख सकते हैं यहाँ सल्यूट 3 मोल्स दिए हुए हैं। तो हम फॉर्मूला रख देंगे मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने के लिए हमें 3 मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि होता है 58.5। इस तरीके से हमें मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा 175.5 ग्राम।
इसी तरह मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा 1 लीटर से, यानी 1.25 ग्राम पर ml में दिया हुआ है, इसलिए लीटर को यहाँ पर 1000 ml में चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 1250 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट हम इस तरीके से निकाल लेंगे। सोल्यूशन का मास आ चुका है, सॉल्यूट का मास आ चुका है, तो सोल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर लेंगे, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1.0745 kg। तो हम ऑलरेडी इस तरीके से निकाल लेंगे। हमारे पास मोल्स आ चुके हैं जो कि 3 मोल्स दिए हुए हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा आ चुका है 1.0745 kg में है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 2.79 मोल पर kg। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? मैं डॉक्टर आर के खत्री। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स वंस अगेन।